Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज के ऊपर है। बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जो हमारे घरों के अंदर होती हैं, लेकिन हम लोग इस चीज से अवेयरनेस नहीं होगी किसी भी चीज से, तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज के अंदर आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले जो आती है वो है लैक्टेशन फेलियर। बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम आती है कि वो फीड सही तरह से नहीं करवा सकती, या अगर वो फीड करवाना भी चाहती हैं तो उनको उस तरह से प्रॉपर लैक्टेशन या उनकी ग्रोथ नहीं होती, मिल्क की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से बेबी जो है वो एम्प्टी स्टमक या एम्प्टी बैली जो है वो फर्दर उसमें कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती है। इससे सिर्फ ना कि मदर को नुकसान होता है बल्कि बच्चों में ज्यादा होता है। जैसे कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है, बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन वाले जितने भी इश्यूज होते हैं वो सारे इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर दूसरा जो मेजर फैक्टर आता है ये मदर से रिलेटेड है, जो कि कॉन्स्टिपेशन। अगर मदर कॉन्स्टिपेटेड है तो इसका मतलब कि जो उनका बेबी है उसमें भी ब्लॉटिंग गैसेस का इशू आता है। फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग बच्चों को सिरप्स और ड्रॉप्स के ऊपर लगाते हैं, जबकि अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए, हम लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करते। इस सूरत में बच्चों को फिर हम लोग सप्लीमेंट्स या फिर ड्रॉप्स के ऊपर लगाते हैं। तीसरा जो मदर के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो है वेट स्टक। प्रेगनेंसी के बाद मदर्स का वेट स्टक हो जाता है, वेट लॉस नहीं होता। और सबसे ज्यादा जल्दी मदर्स को होती है कि हम लोग प्रेगनेंसी के बाद अपना वेट लॉस करें, जो कि सबसे ज्यादा गलत कंसेप्ट है। यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर हम लोग किस तरह से इसको डील करेंगे ये आज हम सीखेंगे। फिर इसके साथ साथ जो 90% तक पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जो कॉमन चीज है वो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। इसमें आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, आपकी जो सटाइटी लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते इस सिचुएशन के अंदर, जिसकी वजह से डेफिशिएंसीज होती हैं। अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो आपको किस तरह का आप फूड यूज करते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग इन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे और इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन इतनी ज्यादा कॉमन है, हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि हम लोग फाइबर खा लें और फाइबर खाएंगे तो हमारी कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। इतना जनरल सबको पता होता है कि अगर आप फाइबर खाओगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी, लेकिन फाइबर किस तरह का लेना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन किस तरह की होती है और किस सिचुएशन में हम लोग उसको किस तरह टैकल कर सकते हैं, ये हम लोग अभी पढ़ने लगे हैं। अगर हम लोग कॉन्स्टिपेशन की जनरल टर्म पढ़े तो अगर आपको वीक के अंदर 3 या लेस देन 3 टाइम्स जो है वो स्टूल आ रहा है, तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिपेटेड हो। नॉर्मल जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी होती है, जो अर्ज होती है आपको स्टूल की, वो 3 से 5 टाइम्स पर वीक लाजमी है। ये नॉर्मल उसकी एक रेंज होती है। अगर आपको इस ड्यूरेशन या इस जो आपका फ्रीक्वेंसी है इससे कम अगर आपको स्टूल आता है, इसका मतलब कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन का जो ट्रीटमेंट होता है, नो डाउट इसमें हम लोग फाइबर ऐड करते हैं, लेकिन किस कंपाउंड के साथ देते हैं फाइबर, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप फाइबर सिंपल यूज कर रहे हो तो फाइबर डिजोर्स बनाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होती है। बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो सादा इसबगोल जो है वो किसी भी चीज में घोल कर ऐसी पी लेती हैं, वो फाइबर बिजोर्स बनता है। बिजोर का मतलब होता है ढेलियां बन जाना या गुठलियां बन जाना। जब फाइबर आपस में बॉल्स बन के आपकी इंटेस्टाइन में जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन कम होने के बजाय भर जाती है। ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, कि हम लोग किसी भी चीज को उसका जो डायरेक्शन होती है एडमिनिस्ट्रेशन की वो सही तरह से फॉलो नहीं करते। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको किस किस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सबसे पहले हेमराइड्स होते हैं। हेमराइड्स क्या होता है कि आपकी जो वेन्स होती हैं वो स्वेल होकर, ब्लड वेन्स जो होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं और एनस से बाहर वाली साइड पर आकर लटकना शुरू कर देती हैं और बल्ब्स बना देती हैं, या आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो बॉल्स होते हैं गुठलियां बन जाती हैं, उसको हम लोग हेमराइड्स कहते हैं। हेमराइड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करते तो ये पाइल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग आम जुबान में बवासीर कहते हैं। इसमें आपको नॉर्मली ब्लीडिंग होती है,
पेन होती है जब आप स्टूल पास करते हो, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग फाइबर से करते हैं, लेकिन किस तरह करेंगे ये सेपरेट कंडीशन आती है। फिर उसके बाद आता है एनल फिस्चर। एनल फिस्चर क्या होता है कि आपकी जो एनम या एनल रेक्टल होती है, एक प्लेस होती है जहां से आप स्टूल पास करते हैं, एक्सटीरियर साइड के ऊपर, बाहर वाली साइड के ऊपर, वहां पर कट लगना शुरू हो जाते हैं। फिस्चर का मतलब होता है कट लगना, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल की वजह से आपकी जो एनल साइड होती है उस पर कट लगना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर फिर आपको ब्लीडिंग होती है और पेन स्टार्ट होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग, अगर बहुत ज्यादा आपको फिस्चर हो रहे हैं, तो फिर स्टिचेस लगाते हैं, या फिर आपको ट्यूब या कोई लोशन दिया जाता है, जिससे आपकी इस फिस्चर को हम लोग रिकवर करते हैं। और बाकी आपका डाइटरी ट्रीटमेंट होता है, साथ में मेडिकल लेक्सेटिव्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तीसरा इसके अंदर जो मेजर कॉम्प्लिकेशन आती है वो है यूरिनरी डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है स्टोरेज। आपकी बॉडी के अंदर यूरिन, जो ब्लेडर साइड होती है, ब्लेडर के अंदर यूरिन स्टोर होना शुरू हो जाता है और सही तरह से पास आउट नहीं कर सकता। ये अदर कॉम्प्लिकेशन है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होगा। अब इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, यूटीए का इशू हो सकता है, उस वजह से भी आपका यूरिन सही तरह से पास नहीं हो सकता। और इस कंडीशन के अंदर जब आपका यूरिन आपके बैग में ही रहेगा, यूरिन बैग के अंदर रहेगा, आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपसे पानी नहीं पिया जाता, आपको प्यास नहीं लगती। और जब हम पानी कम पीते हैं या खाना कम खाते हैं, पेट पहले ही आपका फुल फुल लगता है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ते हैं। ये सेपरेट कंडीशन है, इसको हम लोग डाइट से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें 90% तक मेडिकेशन होती है, 10% तक आपकी डाइटरी ट्रीटमेंट होता है। फिर आता है फीकल इनकंटिनेंस। इसमें आपका जो फीकल मैस होता है, यानी जो स्टूल होता है, उसमें आपकी एबिलिटी नहीं रहती कि आप उसको कंट्रोल कर सको। इसमें बार बार अर्ज होती है स्टूल पास करने की, और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कि डिजीज कंडीशन के अंदर होता है, जैसे कि वाटरी डायरिया, ठीक है, या ट्रैवलर्स डायरिया जिसको हम लोग कहते हैं, कि आपको सडन बार बार डायरिया हो रहा होता है और एकदम से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो ये सडन कंडीशन होती है, इसमें आपको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको ये कंडीशन कॉज होती है। फिर उसके बाद आपके पास आता है रेक्टल प्रोलैप्स। फीकल इम्पेक्शन भी इसके अलावा है। फीकल इम्पेक्शन में क्या होता है कि आपकी जो स्टूल है वो सही तरह से पास आउट नहीं होता, और अगर पास आउट हो रहा है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होती है, पेन होगी, स्टूल के साथ साथ आपको ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और अगर आपको स्टूल आ रहा है तो रुक रुक के आएगा, और बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल आता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो हार्ड स्टूल आपके एनम के पार्ट के अंदर स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन होती है और आपका वो एरिया बल्ज करता है, मतलब वो आपका वो स्पेसिफिक पार्ट जो होता है वो स्वेल कर जाता है, उसमें इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन होती है। रेक्टल प्रोलैप्स के अंदर क्या होता है कि आपके जो रेक्टल मसल्स होते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है, वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाते हैं। नैरो क्यों होते हैं? स्वेलिंग की वजह से। ये इन्फेक्शन की एक मेजर कॉज होती है। इसमें हम लोग आपको अनीमा करते हैं स्टूल पास करवाने के लिए, ठीक है। अनीमा भी 2 से 3 तरह का होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह का हम लोग अनीमा करवाएंगे ऐसे क्लाइंट्स को। अनीमा मोस्टली हर पर्सन को नहीं करवाते। ये जब आपकी कॉन्स्टिपेशन किसी भी चीज से ट्रीटेबल नहीं होती, एट द एंड रिजल्ट पे हम लोग अनीमा करवाते हैं, क्योंकि ये पेनफुल होता है। और 90% तक जो लोग होते हैं वो इसकी तरफ नहीं जाते, वो मेडिसिन से ही अपना ट्रीटमेंट करते हैं। जो लोग बहुत जल्दी कॉन्स्टिपेशन की जो मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो डाइट से उसका ट्रीटमेंट करें, उनके अंदर ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनमें कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उनके जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है वो फेल हो जाता है, यानी उसमें पैरालिसिस के चांसेस आते हैं। फ्लोरा क्या होता है कि आपकी इंटेस्टाइन, जिससे हम लोग टॉवल होता है ना, फेस साफ करते हैं, टॉवल के ऊपर छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, सेम इसी तरह इंटेस्टाइन के अंदर फ्लोरा होते हैं, स्टूल को पास करने में हेल्प करते हैं। इसको इंटेस्टाइनल फ्लोरा या फिर फिलामेंट्स भी कहते हैं। जो लोग स्टार्टिंग से ही कोई फाइबर यूज नहीं करते और मेडिसिन के ऊपर आ जाते हैं, उनके अंदर ये कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर वो मेडिसिन ज्यादा लेना शुरू कर दे तो उनके अंदर जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होते हैं वो डेड हो जाते हैं। उसको हम लोग पैरालिसिस कहते हैं, यानी आपकी पैरालाइज होगी इंटेस्टाइन।
जिसकी वजह से आपका स्टूल अंदर ही रहता है, फिर बार बार एनीमा करना पड़ता है। यहाँ पे इंटेस्टाइन का एक स्पेसिफिक पार्ट जो होता है वो कट कर दिया जाता है। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं अगर आप अर्ली स्टेजेस के अंदर इसके सप्लीमेंट्स यूज करना शुरू कर दो या फिर मेडिसिन के ऊपर आ जाओ। नो डाउट कॉन्स्टिपेशन एक जनरल और आप कह सकते हैं कॉमन टर्म है, जो हर यहाँ पर मतलब 70% तक पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलर है। लेकिन इसको टैकल किस तरह करेंगे वो बहुत ज्यादा इसमें रिस्ट्रिक्टेड है। हम लोग सिर्फ इस पे मेडिसिन पे सिरप्स के ऊपर जाते हैं, ना कि हमें इसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स ढूंढने चाहिए, किस फूड से हम इसको सही कर सकते हैं, कौन से स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स हैं जिसको हम लोग बाइंड करके इसका वो कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन चीजें हैं जिसलिए हम लोग आप इसको पढ़ेंगे मेडिसिन से रिलेटेड भी, कि हम लोग इसको मेडिसिन से रिलेटेड किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, और मेडिसिन के साथ साथ कौन सा ऐसा डाइटरी टूल है जो इस मेडिसिन के साथ बाइंड करके हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो आपके स्टूल को एज करते हैं, मतलब उसको पास होने में आसानी फ्राहम करते हैं, मतलब उसको इजी करते हैं। इंटेस्टाइनल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो आपको टर्म्स नजर आ रही हैं ये नो डाउट मेडिकल टर्म्स हैं, लेकिन इसको हम लोग मेडिसिन को फूड के अंदर ढूंढेंगे। यहाँ पे जितनी भी आपको मैं चीजें बता रही हूँ ये आपकी अपनी मर्जी है, आप मेडिसिन से यूज करो या फिर आप फूड से यूज करो। सबसे पहले आपके पास आता है बल्किंग एजेंट। बल्क का मतलब क्या होता है कि मिकदार में भर जाना, ठीक है। अगर आप फाइबर यूज कर रहे हो, फाइबर के साथ आप कोई ऐसा कंपाउंड मिलाते हो जिसकी वजह से वो फाइबर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उसको बल्किंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप पानी के अंदर यीस्ट डालो, साथ फ्लोर ऐड करो, तो वो यीस्ट फूल के ज्यादा कर देती है उस पानी के मिक्सचर को। इसको बल्किंग एजेंट भी कहते हैं। सिमिलर हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो वर्क करते हैं एज अ बल्किंग एजेंट के तौर के ऊपर। सबसे पहले आता है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर में आपके पास 2 से 3 तरह की ऑप्शन है, जैसे कि वीट ब्रान। वीट ब्रान क्या होता है? गंदम के ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसको हम लोग छान कहते हैं, इसको वीट ब्रान भी कहते हैं। अब इस वीट ब्रान के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी गंदम का पार्ट जो होता है उसको चक्की से पिसवा कर वो छान देते हैं, जो आटा होता है वो आपको दे देते हैं। जो पीछे ब्रान होती है वो मार्केटिंग के अंदर जाती है। मार्केट्स में जो बिस्किट्स होते हैं वो इसके अंदर यूज करते हैं, या फिर ब्रेड्स के अंदर इस छान का इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये छान आपको यूज करनी चाहिए क्योंकि ये डाइटरी रियल डाइटरी फाइबर होता है। इसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं। दूसरे नंबर पे आता है इसबगोला है, जिसको लोग इसबगोल कहते हैं। इसबगोल 2 से 3 तरह का होता है। जो नॉर्मल हम लोग कड़शी का इसबगोल यूज करते हैं, इसमें 70% तक इंसॉल्युबल फाइबर होता है और 30% तक सॉल्युबल फाइबर होता है। यानी ये बल्किंग एजेंट के तौर पे ज्यादा काम करेगा, लेकिन अगर किसी को डायरिया है तो ये डायरियल स्टेट के अंदर भी वर्क कर सकता है। लेकिन किस फूड ग्रुप के साथ लेंगे ये मैटर करता है। अगर मैं इसबगोल को पानी के साथ और दूध के साथ इस्तेमाल करवाऊं या किसी ऑयल कंपोनेंट के साथ यूज करूंगी तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगा। लेकिन अगर मैं इसको योगर्ट या कोई प्रोबायोटिक सप्लीमेंट के साथ यूज करूंगी तो ये डायरियल स्टेट को क्योर करेगा, क्योंकि इसबगोल एक मल्टी पर्पस कंपाउंड है। सिर्फ इसबगोल हस्क जो है, अगर मैं इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करूं तो फाइबो हस्क भी एक आता है। ये कंपनी चेंज है, इसमें ये 100% सॉल्युबल होता है जो कि सिर्फ डायरियल स्टेट के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और आता है मेरिलाट का। ये 100% इनसॉल्युबल फाइबर है, ये टोटली कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो आपको सप्लीमेंट्स हैं ये फाइबर फॉर्म्स हैं, ये आपको इजीली किसी भी फार्मास्यूटिकल शॉप से मिल जाएंगे, फार्मेसी से मिल सकते हैं या फिर ग्रोसरी लिस्ट से मिल सकते हैं, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये फीकल मैस जो होता है, यानी जो आपका स्टूल का जो मैस होगा ये उसके अंदर बल्क जनरेट करेगा, जिसके से आपके इंटेस्टाइन पे प्रेशर जनरेट होगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगी। फाइबर अपने साथ वाटर को बाइंड करेगा, जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करके बाइंड करके बॉडी से एक्सक्रीट करवाएगा स्टूल को। तो ये इसका एक्शन होता है जिसके से आपकी कॉन्स्टिपेशन रिकवर हो जाती है।
उसके बाद आता है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स। इसमें क्या करना होता है कि जो आपके इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस होती हैं हार्मोन्स की, इसके साथ साथ वोलाटाइल फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन सिक्रीट करते हैं। वोलाटाइल फैटी एसिड्स एक हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं, ये फाइबर की वजह से जनरेट होते हैं, ठीक है। और ये इंटेस्टाइन के ऊपर यानी अंदर वाली साइड के अंदर जो है ये एक बैरियर के तौर पे वर्क करता है। ये किसी भी हार्मफुल जो इफेक्ट्स होते हैं उससे प्रिवेंट करते हैं इंटेस्टाइन को। तो अगर आप फाइबर यूज नहीं करेंगे तो ये जो बैरियर है ये जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके फ्लोरास जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंपोनेंट हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले है बिसएक्टिडाइल, ये डिकोलैक और इस तरह के आप सीरप्स देखते हैं, डूफालैक और इस तरह के जो आपको सीरप्स मिलते हैं, ये सारे इसी कंपाउंड के अंदर आते हैं। अगर हम इसका डाइटरी ट्रीटमेंट देखें तो ये बायोएक्टिव कंपाउंड आपको रेस्परी और बेरीज फैमिली के अंदर मिलेगा। अगर आप चेरीज फैमिली यूज करते हैं या कोई ड्राई फ्रूट ऐसा यूज करते हैं जैसे आप मरी जा रहे हैं, या अगर आप ऑनलाइन शॉप भी देखें तो आपको एक जर्निश नाम का ड्राई फ्रूट मिलेगा, ये इसी कंपोनेंट के अंदर रिच होता है। आप इसको पानी के अंदर रात को भिगो के रखते हैं और सुबह उठ के आप इसको ग्राइंड करके पीना है, तो ये एज अ मेडिसिन के तौर पे वर्क करता है। आप इसको, आपकी मर्जी, आप मेडिसिन यूज करें या फिर आप इसका बायोएक्टिव कंपाउंड जो है वो फूड से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरीन का मेडिसिन है। ग्लिसरीन एज अ स्टिमुलेंट के तौर पर वर्क करती है। इसको अगर आप मिल्क के अंदर मिक्स करके यूज करेंगे तो ये भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए हेल्प करेगी। इसके बाद आता है एंथ्राक्विनोन्स। एंथ्राक्विनोन्स बायोएक्टिव कंपाउंड भी हैं स्पेसिफिक फ्रूट्स के, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपको ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट और ऐसे कंपोनेंट्स के अंदर मिलेगा। इसकी रेसिपी अगर मैं बताऊं आपको तो एक ऑरेंज का स्लाइस लेकर उसके ऊपर आपने काइनी पेपर यूज करना है। काइनी पेपर क्या होता है, जो शिमला मिर्च होती है उसके अंदर जो मिर्च वाला कंपाउंड होता है उसको काइनी कंपाउंड कहते हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड है। ये मार्केट से आपको इजीली काइनी पेपर मिल जाएगी। ये पाउडर आपने इस लेमन या ऑरेंज स्लाइस के ऊपर लगाकर इसको कंज्यूम करना है। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी रिलीव हो जाती है, या आप इसको करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एंथ्राक्विनोन रिच होता है, अदरवाइज आपको इसकी मेडिसिन भी इजीली मार्केट से मिल जाएंगी। फिर आता है सीनाकोट, ये भी मेडिसिन है, लेकिन अगर मैं इसका अल्टरनेटिव फूड से बताऊं तो सीनामक की जो आप हर्ब यूज करते हैं ये एज अ बायोएक्टिव कंपाउंड कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद सोडियम पिकोसल्फेट, ये भी मेडिसिन है, लेक्सोबिरोन। ये आपको डॉक्टर्स उन सिचुएशन के अंदर देते हैं जब आपकी कॉन्स्टिपेशन 2 से 3 वीक से ज्यादा होना शुरू हो जाती है, मतलब रिकवर नहीं हो रहे होते आप किसी भी और सीरप से, तो क्रॉनिक स्टेजेस के अंदर ये वाला मेडिसिन जो है वो रिकमेंड की जाती है। मैं आपको ये बता रही थी कि इसके बाद ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स होते हैं। ये ऐसे लैक्सेटिव्स होते हैं जो कि वाटर प्रेशर को आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा करते हैं। इससे मैग्नीशियम सल्फेट आता है। मैग्नीशियम सल्फेट किन चीजों के अंदर होता है, 90% तक मिल्क कंपोनेंट्स के अंदर होता है। तो अगर आप मिल्क और ऑयल का सब्सटीट्यूट मिक्स करके यूज करोगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। ऑयल सब्सटीट्यूट में ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल आता है। अगर आप सिंपल आलमंड ऑयल किसी भी खाने के ऊपर डाल के खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप उसको मिल्क के साथ यूज करोगे तो कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। अगर यहाँ पे कोई वेजिटेबल, तो अगर वो सोया मिल्क यूज करता है, सोया मिल्क से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है, तो इसलिए हम लोग उसको रिकमेंड, जो सिमिलैक और इस तरह के मिल्क यूज करते हैं, फॉर्मूला मिल्क, अगर आप उसको कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आपने सिमिलैक मिल्क यूज नहीं करना, ठीक है। इससे भी कॉन्स्टिपेशन होती है। नैनग्रो भी आपने यूज नहीं करना। अब कोशिश करो अगर ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंटिव साइड पे रहना चाहते हो तो जो आपकी ब्रेस्ट मिल्क है उसी को आप प्रेफर करो, ठीक है, बेबी के लिए। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा बच्चा है जो घर का या गाय का दूध पीता है और उसको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रही है, तो आपने हाफ कप मिल्क लेना है, हाफ कप उसमें वाटर ऐड करना है, और उसको उसके अंदर जो इलायची या फिर जो सौंफ होती है 2 से 3 दाने डालकर आपने उसको एक बॉयल देना है, फिर उसको स्टेन करके देना है। तो बच्चों के अंदर जो दूध की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है ये उसको भी ट्रीट कर सकता है। ये वाले मेथड से आपने इसको ट्रीटमेंट उसका करवाना है। फिर इसके बाद की वजह से होती है क्यों है कॉन्स्टिपेशन?
दूध कैसे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, खास तौर पर बच्चों को होती है, बड़ों को नहीं होती। बच्चों को क्यों होती है? बच्चों की किडनी डेवलप नहीं होती है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है। जो काउ मिल्क होता है उसमें 3.5% तक प्रोटीन होती है, जबकि बच्चों का जो फूड होता है उसमें 3.5 से 7% तक उनको कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर की जरूरत होती है। तो जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जो होती है वो 7% तक कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर रिच होते हैं। तो शुगर एज अ स्टिमुलेंट के तौर पे एक्ट करता है, उनको कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। ज्यादातर बच्चों में डायरिया या लूज स्टूल आप देखते हैं। तो जो बच्चे काउ मिल्क के ऊपर आते हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा आती है, जिसकी वजह से फिर स्टूल जो है उनको हार्ड आता है, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या तो आप उसमें सौंफ का इस्तेमाल करो, या फिर थोड़ा सा उसके अंदर देसी घी और कोई ऑयल यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है लैक्टोलॉज। ये भी मिल्क कंपोनेंट है, ये मैंने आपको बताया कि आप मिल्क कंपोनेंट से इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है अनीमास। अनीमा क्या होता है कि बाय हैंड या बाय मशीनरी प्रोटीन इफेक्ट के बारे में बता दें दोबारा। आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जाकर उसको डालते हैं और आपके स्टूल को बाहर निकालते हैं, ताकि स्टूल को हम लोग इजीली पास आउट कर सकें। इसमें इसको पॉजिटिव करने के लिए, इस अनीमा को सक्सेसफुल करने के लिए क्रीम यूज की जाती है या फिर सीरम यूज किया जाता है, जिसको हम लोग सोडियम फॉस्फेट कहते हैं, इसको क्लीन अनीमा कहते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, पाकिस्तान में इसी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी नीमा जो होते हैं वो बहुत क्रॉनिक स्टेजेस के अंदर यूज करते हैं, कैंसरस होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या था? आप दोबारा। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के बारे में बता दें दोबारा। ऑस्मोटिक लेक्सेटिव जो होते हैं ये वाटर रिच होते हैं। एक कंपाउंड वाटर का होता है, एक कंपाउंड ऑयल का होता है। और ऑयल और वाटर की जो इमल्जन होती है उससे ऑस्मोटिक इफेक्ट जनरेट होता है, सिक्रेशन भरती है। ठीक है, इंटेस्टाइन सिक्रेशन भरेंगी, जिसकी वजह से स्टूल इजीली पास आउट हो सकता है। अगर आप देखो कि आपका कोई पाउडर स्टेट है, मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज है आपने जमीन पे रखी है, वो स्लिपरी नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा सा नीचे ऑयल गिरा दो तो वो स्लिपरी हो सकती है। ठीक है, या आप उसके ऊपर पाउडर गिरा दो तो वो स्लिपरी हो सकती है। अगर आप इन दोनों का इमल्जन यूज करो, जैसे सोप और वाटर है या सोप और ऑयल है, तो ये क्या करेंगे, स्लिपरीनेस आपकी किसी भी फ्लोर के ऊपर जनरेट कर सकते हैं। सिमिलर ये ऑस्मोटिक इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर भी होता है, कि जब आप ऑयल और वाटर या फिर मिल्क का इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल बॉडी जो होती है उसमें स्लिपरीनेस जनरेट करेगा, बैरियर बनाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी से स्टूल इजीली पास हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मिल्क प्रोडक्ट किसी भी तरह की हो सकती हैं, आइदर पाउडर फॉर्म के अंदर है, स्किम मिल्क है, फैट मिल्क है, मीडियम फैट मिल्क है। इसको फाइबर के साथ भी यूज कर सकते हैं या फिर ऑयल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली ऑयल के साथ यूज किया जाता है, फैट फैट के साथ या फिर फाइबर के साथ। तो अगर आप ज्यादा जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप इसको फैट के साथ यूज करें, और अगर आपको फैट के साथ रिजल्ट नहीं आते तो फिर आप इसको फाइबर के साथ यूज कर सकते हैं। मिल्क और फाइबर या मिल्क और ऑयल, ये दो तरीके होते हैं ऑस्मोटिक इफेक्ट को जनरेट करने के लिए। इसके साथ साथ हम लोग एविडेंस बेस्ड एमएनटी देखते हैं। एविडेंस बेस्ड एमएनटी के अंदर हम लोग हाई फाइबर डाइट देंगे। फाइबर की कौन कौन सी टाइप्स हैं ये मैंने आपको पहले बताई है, कि हम लोग इस तरह का लेक्सेटिव किस कंपाउंड के साथ यूज कर सकते हैं, ये हम लोग ज्यादातर ऐड करवाते हैं वन बाय वन करके। इसके साथ अगर मैं सप्लीमेंटल फाइबर बताऊं जो स्पेसिफिक आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है और इजीली पाकिस्तान में मिल भी जाता है, वो है एबट का फिब्रेट। ये आपको इजीली किसी भी कंपनी से मिल जाएगा और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, अप्रोक्सीमेटली ₹200 का आपको मिलेगा, तो आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। ये पानी के अंदर मिक्स करके यूज करना है, या फिर आप इसको मिल्क के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। और जो बाहर वाला पेक्टिन होता है ये इनसॉल्युबल फाइबर होता है, और फ्रूट के अंदर जो शुगर होती है, फ्रूट की जो टेबल शुगर होगी, वो फाइबर के साथ जब मिक्स होती है तो एज अ लग्जेटिव के तौर पे काम करती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं किसी भी कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। सारे पेक्टिन्स इनसॉल्युबल या सॉल्युबल नहीं होते, हर एक फ्रूट का अपना अपना हिसाब होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल है, एप्पल का पेक्टिन इनसॉल्युबल होता है, और इसके अलावा जो वाटरमेलन है इसका पेक्टिन ये भी इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, और सॉल्युबल गुआवा। पेक्टिन्स
डेट्स वाला आता है, गोवा का आता है, ठीक है। ग्रेप्स का जो है ये मिक्स होता है, ये समटाइम्स आपको डायरियल स्टेट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी। मोस्टली ये डायरियल स्टेट के अंदर ज्यादा आपको कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर ड्राई ग्रेप्स हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स की तरह के होते हैं जिसको मुनक्का कहते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। और अगर फ्रेश है तो ये फिर आपको डायरियल सिचुएशन के अंदर हेल्प करता है। तो ये फ्रूट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जो जितना ड्राई फ्रूट होगा, जब आप कोई भी फ्रूट ड्राई कर देते हो उसके अंदर शुगर क्वांटिटी भर जाती है, वाटर मॉइस्चर कम हो जाता है, शुगर क्वांटिटी भर जाती है। जो शुगर होती है ये एज अ स्टूल को एज करती है, मतलब ये लेक्सेटिव के तौर पे काम करती है, जैसे ग्लिसरीन थी इसी तरह ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ये वाटर के अपने साथ बाइंड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिहाइड्रेशन होती है, वाटर नहीं होता। तो जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है इसको साथ बाइंड करके आपके स्टूल के अंदर फ्लैश जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाती है। इसलिए हम लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन स्टेट के अंदर ज्यादा करते हैं। इसके बाद आता है व्हीट ब्रान और डेट्स। ये बहुत ज्यादा बेस्ट चीज है कि अगर आप रोटी वाला जो आटा होता है ये पकाकर या तवे पे भूनकर, जैसे कि गंदुम और जो कॉर्नफ्लोर होता है, हास्ट कॉर्नफ्लोर, ये खाने वाला सूप वाला कॉर्नफ्लोर यूज नहीं करना। जो मकई का आटा होता है वो उसकी बात कर रही हूँ। मकई का आटा आपने तवे पे थोड़ा सा भून लेना है, उसके अंदर डेट्स को मैश करके उसके बॉल्स बना के ये कंज्यूम करने हैं। इससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत जल्दी टूट जाती है, क्योंकि इसके अंदर टोटल इनसॉल्युबल फाइबर है और साथ में टेबल शुगर है। तो ये एज अ स्टिमुलेंट लेक्सेटिव के तौर पे वर्क करेगा। इसके बाद आता है आपके पास डेट्स। अगर आप इसको गुड़ और ऑलिव ऑयल के साथ मैश करके यूज करें तो ये भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को तोड़ देगा। ये सुन्नत भी है, आप इसको इजीली अगर आप करके देखें तो ये आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। अगर इसके अलावा और भी एक तरीका बताऊं डेट्स के साथ, तो डेट्स के अंदर क्यूकम्बर का स्लाइस रख के उसको भी आप यूज करें तो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। ये मैग्नीशियम पिकोसल्फेट के तौर पे वर्क करेगा आपकी बॉडी के अंदर। ये चीजें कुरान पाक के अंदर बहुत 1400 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन साइंस ने इसके ऊपर अब स्टडी की है, जो कि आपको ये रिसर्च बताती है कि इसके अंदर मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को तोड़ सकते हैं। इसके बाद कैबेज सूप है। कैबेज फैमिली कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ब्रोकली, कैबेज, ये सब चीजें हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रेशन एक की है, मतलब पानी का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है। जो पानी होता है ये कॉन्स्टिपेशन को हेल्प करता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो जो स्टूल है वो आपकी बॉडी के अंदर ड्राई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन ज्यादा स्वेयर हो सकती है या क्रॉनिक हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन खत्म करने के लिए हम लोग हमेशा थोड़ा सा शुगरी वाटर या शुगर सिरप के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो। लेकिन सिंपल शुगर वाटर यूज नहीं करना, फाइबर के साथ हमेशा शुगर यूज करनी है ताकि आपके फ्लैश एक्शन जो है वो जनरेट हो। ग्रीन मैम स्मूदीज का तो इस्तेमाल, सोक करके यूज करना है। क्या क्या पूछा आपने? डेट्स को सोक करके यूज करना है। ग्रेप्स को सोक करके यूज कर सकते हैं और तवे के ऊपर भून के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप पका लें। अगर आप कोई भी ड्राई फ्रूट को पानी के अंदर पका के इस्तेमाल करेंगे, यानी उसकी प्यूरी बना के यूज करेंगे, तो उसके अंदर जो उसका फाइबर है वो सॉल्युबल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर भी आ गया उसमें, और शुगर भी डाइजेस्टिव फॉर्म के अंदर होगी। एक शुगर होती है कंपाउंड फॉर्म में, एक होती है सॉल्युबल फॉर्म के अंदर। जो कंपाउंड शुगर होती है वाटर को अपने साथ अट्रैक्ट करती है और कॉन्स्टिपेशन करवाती है। जैसे कि टेबल शुगर होगी, अगर आप सादी टेबल शुगर लोगे तो इससे कॉन्स्टिपेशन भरेगी। लेकिन अगर आप इसको सॉल्युबल करके यूज करोगे, जैसे प्यूरी बना के, बिल्कुल उसमें कोई काम ना करना पड़े बॉडी के अंदर जाके, डायरेक्ट बस उसने डाइजेशन या सॉरी एब्जॉर्प्शन करनी है, तो ये आपको एज अ डायरिया मतलब डायरिया कॉज करवाती है। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी डेट प्यूरी, प्लम प्यूरी, ये ड्राई फ्रूट्स है, आपने इसकी प्यूरी बना ली। जब आप प्यूरी बना लेते हो ये सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, क्योंकि आपने डायरेक्ट इसको सॉल्युबल फॉर्म के अंदर शुगर को इस्तेमाल किया है। ग्रीन स्मूदीज के अंदर हम लोग हर तरह की ग्रीन पार्ट
या फाइबर वाले फूड यूज कर सकते हैं। इसमें चाइनीज कैबेज आ सकती है, केल आ सकते हैं, ब्रूजल फ्रूट्स आ सकते हैं, लेटस आ सकता है, आइसबर्ग यूज कर सकते हैं, ग्रीन एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल एप्पल ले सकते हैं, और स्पिनिच, ठीक है, धनिया जो है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिंट जो है, मेथानोल जो होती है, इसको आप एप्पल के साथ यूज कर सकते हैं। ये सारे सारी ग्रीन स्मूदीज के अंदर आती हैं, तो ये आप इसको इजीली स्मूदी बनाकर अपनी कॉन्स्टिपेशन स्टेट को रिकवर कर सकते हैं। कोई भी एक चीज कॉन्स्टिपेशन को क्योर नहीं करेगी, पूरी डाइट जो होती है वो मैटर करती है, आप उसको किस तरह बैलेंस करेंगे। इसके बाद आता है आपके पास लैक्टेशन फेलियर। लैक्टेशन फेलियर क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसकी बहुत सारी वजह है। खास तौर पे वो वुमेन्स जो अपनी प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन पीरियड के अंदर अपनी कैलोरीज खुद से कम कर देती हैं, चीज़ों को छोड़ देती हैं वेट लॉस करने के लिए, उनमें 90% तक चांसेस हैं कि उनको फीड प्रॉपर नहीं बनती, जिसकी वजह से बेबी जो है वो एम्प्टी स्टमक्स होता है या उसकी ग्रोथ रिटार्डेड होती है, बच्चों का कद नहीं बढ़ता, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ेगी, मेंटल ग्रोथ नहीं होती है, बच्चे बहुत लेट दांत निकालते हैं। इसमें मदर का सारा फॉल्ट होता है कि अपनी डाइट को बैलेंस नहीं करती। अप्रोक्सीमेटली 2 years तक जो है मदर को अपना वेट लॉस नहीं करना चाहिए अगर सी केस है, और अगर नॉर्मल केस है तो अप्रोक्सीमेटली 6 months तक मिनिममली आपको अपना वेट लॉस नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ वेट लॉस हमें 600 कैलोरीज, 300 से 600 कैलोरीज बढ़ानी चाहिए, ताकि आपके मिल्क प्रोडक्शन हो सके, जो आपके मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो प्रोडक्शन कर सकें ऑक्सीटोसिन की, आपके हार्मोन्स की, ताकि आपके लैक्टेशन फेज को हम लोग कंट्रोल कर सकें। पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन इंटरनेशनली लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन होती है, वो इसको स्टॉप करने के लिए जो कैबेज के लीफ होते हैं, यानी जो आपकी गोभी है, फूल गोभी, इसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं ब्रा के अंदर या ब्रेस्ट के अंदर, उसके ऊपर उसको कवर करके रखते हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि मिल्क ड्राई हो सके। इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, बायोएक्टिव कंपोनेंट्स है, ग्लिसरॉल है, ठीक है, इसके अलावा सल्फोनाइड आपके पास कंपोनेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जाकर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसको श्रिंक करते हैं। इस पीरियड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती। अगर किसी को लैक्टेशन फेलियर का इशू है तो हम लोग उस स्टेट के अंदर कैबेज फैमिली कोई भी किसी भी फॉर्म में वो उसको हम लोग डाइट के अंदर से रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म का लैक्टेशन फेलियर वाला फेस ना करना पड़े, ठीक है। ये आपकी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है उसको इनहिबिट करते हैं, इसलिए हम लोग कैबेज फैमिली को यूज नहीं करेंगे लैक्टेशन फेलियर स्टेट के अंदर। फिर इसके बाद हम लोग मिल्क और वाटर जितना ज्यादा यूज करेंगे मिक्स करके, उतनी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी और आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज होंगे। मिल्क इटसेल्फ एस्ट्रोजन बेस्ड होता है, उसमें एस्ट्रोजन कंपाउंड होते हैं रिच अमाउंट के अंदर, और ये एस्ट्रोजन वो वाला एस्ट्रोजन नहीं है जो आपको पीसीएस करवाए, ये वो वाला एस्ट्रोजन है जिसको हम लोग ऊ एस्ट्रोजेंस कहते हैं, यानी ऐसे एस्ट्रोजन जो आपके एंड्रोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है, आपको स्ट्रेस जनरेट नहीं करेंगे, ये पानी के साथ मिक्स होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जाकर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। बहुत सारी मिसकंसेप्शन है कि अगर आपको पीसीएस है तो आप डेयरी छोड़ दो। डेयरी हम लोग स्पेसिफिक रीजंस में छोड़ते हैं, जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ पीसीएस हो, या फिर वो लोग जो बिल्कुल शुरू से गाय का दूध पीते हैं और टीके लगाकर दूध निकालते हैं गाय का, उसमें आपको इस तरह की सिचुएशन होती है। नॉर्मल मिल्क के अंदर इस तरह का किसी भी किस्म का आपको कोई ड्रॉबैक देखने को नहीं मिलता। अगर स्टिल कोई पर्सन काउ मिल्क यूज नहीं करता तो आप मार्केट में जो स्किम मिल्क होते हैं वो यूज कर सकते हैं, या फिर मीडियम फैट मिल्क जिसमें डेयरी फ्री नेस्विटा, नेस्ले और इस तरह के मिल्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इजीली। इंश्योर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंश्योर में आपको बेहतर है कि आप घर का जो काउ मिल्क होता है वो बेहतर है, वो आप इसको यूज करें। व्हीट ग्रास जो ऑयल होता है ये गंदम की एक किस्म होती है। गंदम जब उगाते हैं तो गंदम की किस्म होती है, उसके छोटी छोटी घास निकलती है, या आप घर में भी उगा सकती हैं। गंदम की घास इसको कहते हैं। इसको लेकर इसको ड्राई करने के बाद इसका ऑयल निकालते हैं, या बना बनाया ऑयल भी मिल जाता है और आप इसका ऑयल बनवा भी सकते हैं। जिनकी मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही होती
आपने रोज ब्रेस्ट साइज के ऊपर या चेस्ट एरिया के ऊपर जो है इसकी मसाज करनी होती है सॉइल की। इससे मिल्क प्रोडक्शन होती है। जो लैक्टेशन पीरियड वाली वुमेन्स होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये आपको हेल्प करेगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। इसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वुमेन्स क्या करती हैं कि फीड करवाने के बाद जो है वो अपनी हाइजीन का प्रॉपर तरह सही तरह से ख्याल नहीं रखती। इसको बेहतर करने के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप एक वेट टॉवल यानी जो गर्म पानी के अंदर टॉवल को आपने डिप करके रखना है। उठ के फिर आपने उसको साफ करना है। ठीक है, टॉवल को सारा पानी उसके अंदर से निकाल कर अपने स्पेसिफिक एरिया को जो ग्लैंड्स होते हैं उनको साफ करना है। साफ करने के बाद फिर आपने फीड करवानी है। हर फीड के बाद आपने इसको इसी तरह से इसकी हाइजीन करनी है ताकि आपके जो ग्लैंड्स हैं जो डक्ट आपकी ब्लॉक है वो ओपन हो सके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको साफ नहीं करते तो मिल्क जो आता है वो आपकी डक्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से लैक्टेशन फेलियर ज्यादा होता है और ऐसी वुमेन्स को फिर पस आती है, ब्लड आता है। ये यहाँ पर आपको ज्यादा फील करने को मिलेगा। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये आपकी डाइट पे भी डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वुमेन बहुत ज्यादा गार्लिक यूज कर रही हैं तो गार्लिक का जो टेस्ट होता है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर लाजमी आता है। आप जो खाओगे आपके मिल्क के अंदर सिमिलर उसी तरह का टेस्ट आता है जिसकी वजह से बेबी जो है फीड नहीं करते। समटाइम्स आपको लैक्टेशन फीलियर का इश्यू नहीं होता लेकिन आप खाना जो खा रहे होते हो उस वजह से बेबी को वो चीज सूट नहीं करती जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा रोता और फीड नहीं करता। फिर इसके बाद बहुत ज्यादा बीटरूट खाने से आपके जो ब्रेस्ट मिल्क का कलर होता है वो पिंक या रेडिश टोन के अंदर आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ये 5 से 6 कलर के अंदर आता है और ये आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा ग्रीनरी यूज करोगे तो ग्रीन कलर का मिल्क आएगा। अगर बहुत ज्यादा आपने पिंक और रेड फ्रूट्स यूज किए हैं तो उसके अंदर उसी फ्रूट की पिगमेंटेशन आती है। इसलिए किसी भी किस्म का आपने हाई टेस्ट जैसे अनियन गार्लिक और स्प्रिंग अनियंस जो होते हैं इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कम करना है। स्पाइस का इस्तेमाल कम करना है ताकि आपके जो बेबी है वो प्रॉपर सही तरह से फीड ले सके। इसके बाद सप्लीमेंटेशन के फॉर्म के अंदर आए तो फिनोग्रीक एक बेस्ट सप्लीमेंट है जो कि आप मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। मिल्क थिस्टर ये भी इजीली मिल जाता है। ये भी आपने सप्लीमेंटल फॉर्म के अंदर यूज करना है। इसके बाद गोट्स रू ये भी एक हर्ब होती है। इसको भी आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं या बेसिकली आपको कैप्सुलेशन फॉर्म में मिल जाता है उसमें भी आप इसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिस ये स्टार एनिस जो होते हैं जिसको हम लोग उर्दू में बादियाने का फूल कहते हैं, बिरयानी और इस तरह की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। इसका सप्लीमेंट भी मिलता है। इसको एनिस सप्लीमेंट कहते हैं। ये भी हम लोग मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद सौंफ, सौंफ और एनिस जो कंपोनेंट होता है इसको मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो आप घर में एक बादियाने का जो फूल होता है वो थोड़ी सी इसमें आपने फिनोग्रीक यूज करनी है, मेथी दाना इस्तेमाल करना है और सौंफ का इस्तेमाल करके इसको बॉयल करें पानी के अंदर डाल के और इसका कहवा रेगुलर बेसिस पे पीना है। इससे भी आपकी मिल्क प्रोडक्शन जो होगी वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद लैक्टोमोर सप्लीमेंट है न्यूट्रीफैक्टर का। ये मदर्स के लिए कि मदर इसको अपनी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए यूज कर सकती हैं। ये अपने वाटर के साथ यूज करना होता है। पाउडर मिल्क मदर्स के लिए बेनिफिशियल इतने ज्यादा नहीं होते इसलिए उस चीज के ऊपर आप ना जाएं। बेहतर है सप्लीमेंट्स यूज कर लें उसकी रिप्लेसमेंट में और मिल्क का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। इसके बाद आता है स्टक वेट। बहुत ज्यादा वुमेन्स का जो स्टक वेट होता है उसको हम लोग किस तरह डील करेंगे, किस तरह की डाइट ले सकते हैं और कब कब करना चाहिए हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये लिखी दो। कि वेट लॉस के अंदर जो आपका सी सेक्शन अगर होता है ऑपरेट होता है तो कम से कम 2 साल तक आपने वेट लॉस नहीं करना। उसकी रीजन मैंने आपको बताया है कि लैक्टेशन फेलियर का इशू आता है और बेबी फीड नहीं करता। ठीक है, बेबी की ग्रोथ नहीं होती। बच्चे के पहले 2 साल उसके गोल्डन पीरियड होते हैं, उसमें ब्रेन बनता है और जो मदर मिल्क होता है उसमें AH और DH होते हैं यानी ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये आइज की ग्रोथ करते हैं, ब्रेन की ग्रोथ करते हैं, आयरन अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपके बच्चे की दिमाग की जो नशो नुमा है वो खत्म हो जाती है, वो
प्रॉपर सही तरह से नहीं होती, इसलिए हम लोग वेट लॉस नहीं करवाएंगे। अगर नॉर्मल डिलीवरी है, कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, कोई डिजीज नहीं है, तो फिर 6 महीने के बाद अपना वेट लॉस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट स्टिल किसी किस्म की एक्सरसाइज आपने यूज नहीं करनी, जस्ट सिंपल वॉक करना है। अगर हम लोग देखें सी सेक्शन में और नॉर्मल डिलीवरी में किस किस तरह का हम लोग डिफ्रेंशिएट देखते हैं, तो सबसे पहले सी केस के अंदर आपने 300 एक्स्ट्रा कैलोरी ऐड करनी है लैक्टेशन पीरियड में बेबी के लिए, ताकि बेबी की ग्रोथ हो सके। सिमिलर नॉर्मल केस में भी आपने इतनी ही कैलोरी इंक्रीज करनी है। सी केस में आपने 2 साल तक कोई एक्सरसाइज यूज नहीं करनी, सिंपल वॉक कर सकते हैं। और वॉक आपने 8वें महीने से स्टार्ट करना है, इससे पहले आपने इसको स्टार्ट नहीं करना, वरना आपके स्टिचेस अंदर से टूट जाएंगे, हीलिंग नहीं होती, जिसकी वजह से वुमेन्स का पेट लटकना शुरू हो जाता है और फिर ये रिकवर नहीं करता, बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है, बॉडी शेप जो होती है वो आपकी खराब हो जाती है। और अगर नॉर्मल केस के अंदर देखें तो आप इसमें 6 मंथ्स के बाद अपनी वेट लॉस के लिए सिंपल वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक भी नहीं करना, सिंपल नॉर्मल जिसको हम लोग चहलकदमी कहते हैं, उतना आपने 30 मिनट के लिए सिर्फ वॉक करना है। ड्यूरेशन इंक्रीज नहीं करनी, ये ना हो कि आप सिंपल वॉक करें वो भी 2-2 3-3 घंटे के लिए, तो ये भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के अंदर आता है। सिर्फ 30 मिनट वॉक करना है ताकि आपकी फिजिकल फिटनेस रहे। तीसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि सी के इसके अंदर हम लोग पेरेंटल गैप रखते हैं 2 years के लिए। 2 साल का पेरेंटल गैप रखना है। अगर पेरेंटल गैप नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बनते और फर्दर मिस कैरेज के चांसेस होते हैं, आपकी बॉडी शेप खराब हो सकती है और इस तरह की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। और ज्यादा से ज्यादा डेफिशिएंसी आती है, फिर फीड प्रॉपर आप नहीं करवा सकते। बोन्स में से आपका जो बच्चा होता है वो आपकी बोन्स में से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन करता है, चाहे आप जितनी मर्जी कैल्शियम टैबलेट्स यूज कर लें, आपकी बोन डेंसिटी नहीं बनती अगर आप अपनी बॉडी को स्पेसिफिक टाइम नहीं देंगे रिकवरी के लिए। नॉर्मल केस के अंदर आप 1 साल का गैप दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप 2 साल का गैप दें। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर हम लोग प्रोटीन का इस्तेमाल इसमें ज्यादा करते हैं। हाई टू मॉडरेट आपने प्रोटीन यूज करनी है, अपने वेट के अकॉर्डिंग 1.2 ग्राम प्रोटीन आपने इंक्रीज करनी है इस फेज के अंदर। और फाइबर आपने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपका डाइट की वजह से फर्दर कोई वेट गेन ना हो सके। जो आपने 300 कैलोरी इंक्रीज करनी है वो आपने मिल्क से यूज करनी है, मिल्क से इंक्रीज करवानी है ताकि आपकी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। उसमें आपने कार्ब्स इंक्रीज नहीं करने, प्रोटीन इंक्रीज नहीं करनी, कोई किसी किस्म का फैट नहीं बढ़ाना, सिर्फ मिल्क और योगर्ट में से आपने उसकी कंपोनेंट्स इसके इंक्रीज करवाने हैं। उसकी कैलोरीज 300 जो है वो आपके मिल्क से इंक्रीज होंगी। ज्यादा से ज्यादा 1.5 कप जो दूध है वो आपका भर जाएगा आपकी नॉर्मल डाइट में से। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूज करने हैं। ये किस किस तरह के मैंने होते 2 हैं? कप्स मिल्क पीने हैं डेली में। 2 कप्स ले सकते हैं, 3 कप ले सकते हैं, नॉर्मल रिक्वायरमेंट 2 कप की होती है। और 300 कैलोरी अगर आपने बढ़ाई है तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 3 कप दूध आएगा। तो इसकी रिप्लेसमेंट में आप 2 से 3 तरह की चीजें कर सकते हैं कि अगर आप 2 कप दूध ले लें और 1 कप दही खा लें, या 1.5 कप दही लें, या 1.5 कप दूध का इस्तेमाल करें। और दूध सादा नहीं पीना, पानी के साथ मिक्स करके पीना है, इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ती है। वो तेल ले सकते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा है सीड ऑयल की, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि जो सीड्स ऑयल होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। एक वो सीड ऑयल होते हैं जिसको हम लोग पोमेस सीड ऑयल कहते हैं, ये वो वाले सीड ऑयल हैं जिसकी हम लोग मसाज करते हैं, ये आपने इस्तेमाल नहीं करने। इसकी रिप्लेसमेंट में आपने वर्जिन सीड्स ऑयल जो होते हैं वो आपने यूज करने हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन या फिर वर्जिन सीड ऑयल। ये कुकिंग पर्पस के लिए होते हैं, ये खाने के अंदर हम लोग इजीली इसको बाय कर सकते हैं। जो आपके पास छोटी बॉटल्स के अंदर आते हैं ये पोमेस होते हैं, मतलब मालिश करने वाले होते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करना। जो एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन जिसके ऊपर मेंशन होता है वो कुकिंग ऑयल के अंदर आते हैं, आप उसको खाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल, किसी भी किस्म का ऑयल जो है आपको वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन फॉर्म के अंदर ग्रोसरी शॉप से इजीली मिल जाएगा। कम्प्लेक्स कार्ब्स यूज करने हैं। कम्प्लेक्स कार्ब्स कौन से होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल रिफाइंड शुगर है।
इसमें ब्राउन राइस आते हैं, वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस यूज करें। सफेद गंदम के आटे के बजाय खालिस गंदम का आटा जिसमें व्हीट ब्राउन भी हो वो इस्तेमाल करें, या फिर जौ का आटा इस्तेमाल करें। बेहतर ये होता है कि आप 1 किलो जौ का आटा ले लें और 1 किलो गंदम का आटा, इसको मिक्स करके इसकी रोटी बनाकर खाया करें। इसमें आपका वेट गेन भी नहीं होगा और कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आती। और अगर हम लोग इसके रिप्लेसमेंट में देखें तो जो क्विना होता है वो आप यूज कर सकते हैं, बकव्हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरगम जिसको ज्वार कहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरे का जो आटा होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे आटे जो है ये आप 1-1 किलो लेकर मिक्स करके इसकी भी रोटी खा सकते हैं। तो ये आपकी होल ग्रेन फ्लोर जो आप घर में इजीली इसको बनाकर अपनी डाइट के अंदर इजीली नॉर्मल इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपके वेट लॉस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब बारी आती है उस चीज की कि अगर आप फीड करवा रहे हैं और आपने अपने बच्चे को कोई भी किसी भी किस्म का फूड अभी इनिशिएट नहीं करवाया, तो स्लोली स्लोली कोई फूड देंगे और स्लोली स्लोली आप अपनी फीड छुड़वाते हैं जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है। फीड करवाने का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि फर्स्ट 10 kg जो वेट होता है आपका वो बहुत जल्दी लूज होता है फीड के दौरान। उसकी वजह ये होती है कि आपकी बॉडी में जितनी भी फैट है वो आपकी बेबी की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, तो आपकी बॉडी में फैट मैस कम हो जाता है। और अगर आप उसकी रिप्लेसमेंट में प्रोटीन ज्यादा लेते जाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा जिसकी वजह से स्टक वेट नहीं रहेगा। मतलब अगर आपका वेट स्टक भी है तो भी आपका वो वेट लॉस खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाता है, आपको किसी भी किस्म की सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल और इजी वे के अंदर वेट लॉस करवा सकें। अगर आपको कॉम्प्लेक्स फाइबर लेने से डायरिया होता है या ब्लॉटिंग हो रही है तो फिर हम लोग सॉल्युबल फाइबर को मिक्स करते हैं एज कंपेयर टू इनसॉल्युबल फाइबर। ठीक है, इसमें हम लोग जो डायरेक्ट हम लोगों ने व्हीट ब्रान यूज करना था उसके रिप्लेसमेंट में इंस्टेंट ब्रान्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ये इंस्टेंट दलिया जो होता है वो इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी डायरिया और सडन कॉन्स्टिपेशन के जो इशू होते हैं जिसको हम लोग सिबो कंडीशन कहते हैं ये उससे प्रिवेंट करेगा। या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होते हैं ये उससे भी आपको प्रिवेंट करेगा। इंस्टेंट चीजों का इस्तेमाल फिर आप करेंगे। तीसरा इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम फैक्टर वो ये, इंस्टेंट में कौन सा फ्लोर है? इंस्टेंट फ्लोर नहीं होता। इंस्टेंट का मतलब होता है कि जो आपका फूड था उसको उन्होंने पहले बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसको प्रेस किया यानी उसकी जो फॉर्म थी वो चेंज की, प्रेस करने के बाद उसको सन ड्राई करते हैं और पैकेट्स के अंदर पैक करके दे देते हैं। आपने उसके अंदर बस पानी डालना है, 15 मिनट के अंदर उसको पका लेना है। ये जल्दी पक जाता है इसलिए इसको इंस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये प्री कुक्ड फूड होते हैं जिसको इंस्टेंट फूड कहते हैं। इसमें व्हीट ब्रान बार्ले हर तरह का आपको फूड ग्रुप मिल जाता है। और इसमें डिफरेंट कंपनीज है जैसे फिट एंड फौजी कंपनी की, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, ये आप ले सकते हैं। ये 200 से 300 तक आपको इसके बार्ले ओट्स फोर्ज जितने भी हैं वो आपको इजिली मिल जाते हैं। यहाँ पे वीटाबैक्स और व्हीट ग्रास जो होते हैं ये आप कंपनी डिफरेंट है, उधर से भी आप इसको ले सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्पल साइडर विनेगर का। ये आपने यूज करना है अपने सैलेड्स के अंदर। सैलेड सिंपल नहीं यूज करना, ये ना हो कि आप रोटी छोड़ के सैलेड पे लग जाए। हर रोटी के साथ हर मील के साथ आपने कोई ना कोई सैलेड पार्ट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह नाश्ता किया है तो उसके साथ एक फ्रूट यूज कर लिया, फिर स्नैक का टाइम आया आपने उसमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को यूज की, फिर आपका लंच आया था लंच में आपने रोटी ले ली हाफ, उसके साथ सालन को इस्तेमाल किया प्रोटीन रिच, और साथ में आपने सैलड यूज कर लिया जैसे क्यूकम्बर के ऊपर हाफ टी स्पून आपने एप्पल साइडर विनेगर ले लिया। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सैलड का बाउल बनाएं, कोई एक कंपोनेंट भी आप नॉर्मल अपनी डाइट के अंदर इजीली यूज कर सकते हैं। और जो आपका एप्पल साइडर विनेगर जब आप यूज करना है तो कोशिश करें कि खाने के तकरीबन 30 मिनट के बाद आपने ब्रश करना है, फौरन ब्रश नहीं करना वरना इनेमल उतरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें ब्रश करना लाजमी है क्योंकि ये इनेमल उतारता है दांतों का जिसकी वजह से कैविटी का इशू आपको ज्यादा हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है आपकी रेसिपीज। वेट लॉस में डिफरेंट रेसिपीज हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक टेबल शॉर्ट फॉर्म के अंदर बनाया कि आप अगर मिल्क शेक ले रहे हैं तो मिल्क शेक की जगह
आप फ्रूट स्मूदीज का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट ये नहीं करना कि 6 फ्रूट आपने लेकर उसको ग्राइंड करना है, एक फ्रूट लेना है, पुदीना डालना है, पानी डाल के उसको ब्लेंड करके पी लेना है। इसमें किसी किस्म की चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। ये आपकी मिल्क प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगा, एनर्जी भी देगा, और बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं उसको भी क्लियर करता है। वाइट राइस की जगह आपने ब्राउन राइस यूज करने हैं। अगर आप 3 सर्विंग से ज्यादा यूज कर रहे हो, मतलब एक सर्विंग कितनी होती है, 3 टेबल स्पून कुक्ड राइस, ये एक सर्विंग के बराबर होते हैं। अगर आप 9 टेबल स्पून चावल खा रहे हो एक सर्विंग, मतलब एक प्लेट के अंदर एक टाइम के अंदर, तो फिर आप कोशिश करो कि ब्राउन राइस का इस्तेमाल करो, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। फिर इसके साथ साथ आता है मोज़रेला चीज। आप इसकी रिप्लेसमेंट में कॉटेज चीज यूज कर दो। कॉटेज चीज कौन सी होती है, अगर आप दूध में लेमन डालो, फाड़ दो दूध को, और दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है वो नीचे जो बैठ जाती है, ये थिक प्रोटीन जो होती है इसको कॉटेज चीज कहते हैं। ये आप ब्रेड पे लगा के खाओ तो इसमें फैट नहीं होती, इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, तो आपका वेट लॉस करवाती है। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। मैम इसकी कितनी सर्विंग और कैलोरीज होती है? 1 सर्विंग में कितना कॉटेज चीज आ जाता है और कैलोरीज कितनी होती है? जो कॉटेज चीज है, अगर आप 1 टेबल स्पून यूज करते हो तो ये आपको 60 कैलोरी प्रोवाइड करती हैं, और इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो 12 ग्राम मिलते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन है ये आपको 5 ग्राम मिलती है। फैट ये आपके मिल्क पे डिपेंड करता है, आपने फुल फैट लिया है, मीडियम फैट लिया है, या फिर लो फैट लिया है। अगर लो फैट लिया है तो इसमें आपको फैट जो है 4 से 5 ग्राम मिलेगी, और अगर आपने इसमें मीडियम फैट मिल्क यूज किया है तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 ग्राम तक फैट देगा। और अगर आपने हाई फैट मिल्क यूज किया है तो इसका मतलब कि आपको 8 से 12 ग्राम तक फैट प्रोवाइड करेगा। तो ये फैट मीडियम जो है ये आपके मिल्क टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है आपके पास फुल फैट क्रीम मिल्क। इसकी जगह आप कोई लो फैट मिल्क यूज करो, जैसे नेस्ले नेस्विटा का, या फिर डेयरी फ्री जो कंपनी है इसका भी आप यूज कर सकते हैं। फिर जो सालन है जिसमें किसी भी किस्म की कली आ जाती है, आप उसको तड़के के बजाय, तड़का आपने नहीं लगाना, तड़का किसी भी फूड किसी भी सालन के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। ये एक्स्ट्रा ऑयल एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड करते हो, इससे लैक्टेशन के ऊपर भी इफेक्ट आता है और आपके वेट के ऊपर भी। तो ड्यूरिंग वेट लॉस ये वाली टेक्निक्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना। हर फूड के अंदर से साल्ट को निकाल देना है, शुगर एक्स्ट्रा निकाल देनी है, ताकि आपको किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना हो वेट लॉस के लिए। फिर आता है हेयर लॉस। हेयर लॉस में हम लोग एक ही चीज सोचते हैं कि हम लोग बायोटीन देंगे तो हमारा हेयर लॉस जो होगा वो ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। स्वेयर बायोटीन डेफिशिएंसी जब आपको होती है तो आपको उसके सिम्टम्स शो होते हैं, ब्रिटल नेल्स, आपके हेयर खराब हो जाते हैं, आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजन्स होती हैं, स्किन की लेयर फ्लेकी हो जाती है। तो ये हर एक के अंदर कॉमन नहीं होता। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिनकी नेल्स के अंदर वाइट डॉट्स होते हैं, नेल्स आपके बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं। इसमें हम लोग कोलेजन सप्लीमेंट्स भी देते हैं, कोलेजन का इस्तेमाल भी करते हैं। कोलेजन क्या करता है, बोन के दरमियान जो स्पेसिफिक फ्लूइड होता है उसके अंदर एक कैविटी जनरेट करता है प्रोटियोग्लाइकन्स की। प्रोटियोग्लाइकन क्या होते हैं, प्रोटीन्स और ग्लाइकोजन कंपाउंड का मिक्सचर होता है जो कि कोलेजन को अपने साथ बाइंड करता है, और आपकी जो बोन्स के अंदर जो कैल्शियम होती है और विटामिन डी होती है उसको ट्रांसफर करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बनाता है, हेयर्स को बेचता है, इस वजह से फिर आपका हेयर लॉस नहीं होता। तो अगर आपको कोलेजन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तब आपको हेयर लॉस ज्यादा होता है। पोस्टमार्टम स्टेट के अंदर आपको बायोटिन की जरूरत नहीं होती, आपको कैल्शियम की जरूरत होती है, कोलेजन की जरूरत होती है। कोलेजन हम लोग नेचुरली भी ले सकते हैं, डाइट से भी ले सकते हैं। अगर मैं कोलेजन डाइटरी सोर्स से बताऊं तो जो फ्लैक्स सीड जेल होती है, आप 1 कप पानी लो, उसमें हाफ कप जो है फ्लैक्सीड ऐड करो, उसको आपने कुक करना है अंटिल कि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। फिर आपने उसको छान कर उसके सीड्स बाहर निकाल देने, और जो बाकी जेल होगी वो आपकी फ्लैक्सीड जेल है। इसको वेजिटेरियन एज अ एग सब्सटीट्यूट भी यूज करते हैं, तो आप इसको इजीली रेगुलर बेसिस पे 2 टेबल स्पून आपने इसको यूज करना है। तो ये फ्लैक्सीड जेल एज अ कोलेजन के तौर पे काम करती है। फिर इसके बाद जो हड्डियों की यखनी होती है उसमें भी कोलेजन ज्यादा होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और खास तौर पे जो आपका लेग पीस वाला एरिया होता है
जब आप उसको बॉईल करो, जब भी आपने यखनी बनानी है या तो गर्दन वाले हिस्से की बनानी है या फिर जो लेग पार्ट होता है उस एरिया की, क्योंकि उसमें प्रोटीओग्लाइकन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आपको कोलेजन प्रोवाइड करते हैं। बाकी एनिमल सोर्सेज से आपको मिलता है, ये जेलेटिन भी ले सकते हैं, जेली, जेलेटिन, ग्लूटिनस जो कंपाउंड होते हैं उधर से भी आपको कोलेजन इजीली मिल जाता है। अदरवाइज सप्लीमेंटल फॉर्म में आप इसको यूज करो अगर आप डाइटरी सोर्स यूज नहीं करते। अब बारी आती है इसमें सप्लीमेंट्स की कि हम लोग कैल्शियम एडिक्वेट अमाउंट के अंदर लेते हैं। वैसे तो कैल्शियम के फूड सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि फूल महाने जिसको हम लोग लोटस सीड कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स है, सेसमी सीड्स हैं, ठीक है, फिग्स हैं, अंजीर आ जाती है। इसके अलावा इसमें जो एग शेल है, जो अंडों के छिलके होते हैं, इसका पाउडर बनाकर इसको जो फ्लोर होता है उसके अंदर फोर्टिफिकेशन करती हैं। ठीक है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में हम लोग जब देते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, तो ये अंडर मेडिकल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये स्टोन है इसमें कैल्शियम भी बहुत ज्यादा होता है, तो कैल्शियम ऑक्सैलेट के किडनी स्टोन भी बन जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको हर एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं करवा सकते। तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम लोग फिर सप्लीमेंट्स ज्यादा देते हैं। मिल्क कंपाउंड आप लो, वो ज्यादा बेहतर है। अगर मिल्क कोई बंदा नहीं पी रहा उस तरह से, तो फिर हम लोग कैल्शियम से इसकी रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे सप्लीमेंटल फॉर्म में। सबसे पहले आपके पास आता है कैल्शियम च्यूकल फॉर्म के अंदर, ये सबसे इजी भी है लेना। आपने बस इसको खाना है और इसको सक करते रहना है। ठीक है, मतलब इसमें पानी पीने की जरूरत नहीं है आपको। ये थोड़ी देर के लिए आपको जुबान पे इरिटेशन देती है, इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, और इसमें कैल्शियम हाई अमाउंट के अंदर नहीं होती। तो ये आप 3 करना है और फिर 3 महीने का गैप देना है, फिर 3 महीने यूज करना है। तो आपने हर 3 महीने का ये साइकिल पूरा करना होता है। इसमें 400 mg इसकी आरडी है, नॉर्मल आरडी के 1200 mg, इसमें 400 mg आपको मिलेगा। तो ये आप साल में 3 साइकिल इसके पूरे कर सकते हो हर 3 महीने के गैप के बाद। फिर आता है इंड्रॉप डी, ये एक एम्प्यूल विटामिन डी का है, ये आपने यूज करना है। ये डिफरेंट कंपनी का आपको मिल जाएगा, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी कंपनी का इसको यूज कर सकते हैं। हर 3 महीने के बाद आपने इसका 3 महीने का साइकिल लेना है। एक एम्प्यूल हर 15 दिन के बाद आपने यूज करना है, मतलब 1 महीने में 2 एम्प्यूल यूज करने हैं, फिर अगले महीने में 2 एम्प्यूल, फिर अगले महीने में 2 एम्प्यूल, यानी 3 महीने में 6 एम्प्यूल यूज होंगे, फिर 3 महीने का गैप होगा, और इसी तरह फिर 3 महीने के बाद आपने ये वाला साइकिल यूज करना है। फिर इसके बाद आता है कोलेजन गैप सप्लीमेंट। की क्या रीजन है? गैप की रीजन ये है कि आपको टॉक्सिसिटी ना हो सके। ठीक है, जो 3 महीने हम लोग दे रहे हैं, इससे आपकी बोन की एब्जॉर्प्शन होगी, आप वॉक करोगे, आपको बेहतर फील होगा। अगर आप सडनली 6-9 महीने तक इसको यूज करोगे तो फिर टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग गैप ज्यादा रिकमेंड करते हैं। कोई भी मिनरल हो, कोई भी विटामिन हो, उसके सप्लीमेंट जब आप यूज करते हो तो हम लोग हमेशा 3 महीने का गैप देते हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म की टॉक्सिफिकेशन ना हो सके। फिर इसके बाद कोलेजन सप्लीमेंट आता है, ये हेयर और नेल्स की ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए आप इसको भी 3 महीने के लिए यूज कर सकते हो। ये सारे सप्लीमेंट एक साथ भी ले सकते हो और अलग अलग भी, ये आपकी अपनी चॉइस है, या जो आपके डॉक्टर है वो जो आपको सजेस्ट करेंगे उसमें आप कर सकते हैं। ये कोलेजन सप्लीमेंट आपको न्यूट्री फैक्टर कंपनी का भी मिल जाएगा और एबट कंपनी का भी मिल जाएगा। तो एबट कंपनी का कॉस्ट इफेक्टिव है, और अगर आप क्वालिटी वाइज देखो तो न्यूट्री फैक्टर कंपनी के जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतरीन है। मैम इसके साथ साथ सप्लीमेंट मील के बाद और बात है। कैल्शियम सप्लीमेंट की जो इंडिकेशन होती है वो चाय, कैफीन, पालक, आलू का सालन और चावलों के साथ इसको यूज नहीं करते। इसमें निकोटिनिक कंपाउंड होते हैं जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, इसलिए कैल्शियम को हमेशा आप जो है वो सेपरेट यूज करो। ठीक है, या फिर खाना खाने से पहले इस्तेमाल करो। और अगर आपने कैल्शियम सप्लीमेंट यूज करना है तो कम से कम 4 घंटे तक आपने उसके बाद चाय इस्तेमाल नहीं करनी। कावा ले सकते हो लेकिन चाय का इस्तेमाल नहीं करना, कोक इस्तेमाल नहीं करनी, कोई कॉफी यूज नहीं करनी। चावलों वाले मील के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चावल जब आप बार बार कुक करते हो तो उसके अंदर कैफीन यानी निकोटिनिक कंपाउंड जनरेट होते हैं। इसी तरह जो साग और पालक का जो सालन होता है उसके साथ भी इस्तेमाल नहीं करना, आयरन और कैल्शियम आपस में बाइंड कर जाते हैं और अब्जॉर्प्शन नहीं होती। इंटरफेरेंस कंपाउंड बहुत ज्यादा है, जैसे कि आयरन रिच फूड, आपने इस्तेमाल नहीं करना इसको।
इसके बाद प्रोटीन सूप्स आप ले सकते हैं, एग सूप जो होता है वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको फ्लैक्सीड जेल बताई, उस तरह उसका सूप अगर बना लें तो वो आप ले सकते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे कोलेजन बूस्टर के तौर के ऊपर। फिर इसके बाद आपने कोई भी सीड्स, आपने एक फिस्ट लेना है। जैसे पंपकिन सीड्स ज्यादा बेहतर होते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, पंपकिन सीड ले सकते हैं। तो ये आपकी डाइट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हेयर हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के अंदर। ग्रीक योगर्ट आपने यूज करना है नेस्ले का। ये नॉर्मल योगर्ट से ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, तो हेयर प्रोटीन में आपको ये एज अ बायोटिन फैक्टर के तौर पे हेल्प करेगा, कैरेटिन प्रोटीन इंक्रीज करवाता है ये। साथ में आपने डेट्स का इस्तेमाल करना है, एक डेट यूज करनी है, ज्यादा डेट्स यूज नहीं करनी, ताकि आपको वेट गेन का किसी भी किस्म का इशू ना आ सके। हम लोग कौन कौन सी हेयर रेमेडीज यूज कर सकते हैं? सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो है कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करें। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कैस्टर ऑयल लगाकर या कोई भी ऑयलिंग करके बालों के अंदर तो उसको सो जाते हैं, 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका हेयर लॉस का। जब भी आपने ऑयलिंग करनी है, आपने ऑयल को पहले थोड़ा सा गर्म करना है, उसको अप्लाई करने के बाद कोई भी ऊपर जो शॉपर होता है वो आपने चढ़ा देना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आपने वॉश कर लेना है। अगर आप इसको ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो आपकी जो स्कैल्प होती है वो ज्यादा ऑयली हो जाती है, कोई भी न्यूट्रिशन ऑप्शन सही तरह से नहीं होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से आपको बाल उतना शुरू हो जाते हैं जड़ से। इसको हेयर फॉल कहते हैं। हेयर लॉस में क्या होता है, आपके बाल टूटते हैं, और हेयर फॉल में क्या होता है कि आपके जो पूरे बाल हैं जड़ से वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। ये हेयर फॉल और हेयर ड्रॉप दोनों चीजें आपको तब होती हैं जब आपकी स्कैल्प जो हेल्थ है या स्कैल्प हाइजीन है वो प्रॉपर सही तरह से नहीं हो रही। अगर आपके पूरे पूरे बाल उतरने हैं तो ये सबसे बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है। और कोशिश करें कि लोहे के ब्रश के बजाय जो लकड़ी की जो कॉम्ब होती है वो इस्तेमाल करें। अगर आपने लोहे का ब्रश करना है तो सर को उल्टा कर करना है, ताकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर सकें। जो योगा होता है, हेड योगा जो होता है, इसमें जब आप सजदा करते हो तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन सारी की सारी आपके सर वाले हिस्से के अंदर आती है, तो ये आपके बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करवाती है। इसके अलावा रोजमेरी जो ऑयल होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एसेंशियल ऑयल है। एसेंशियल ऑयल हमेशा हम लोग किसी चीज के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, इसको सेपरेटली हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। चाहे आप ऑलिव ऑयल के अंदर इसको मिक्स कर लो या फिर किसी मस्टर्ड ऑयल के अंदर मिक्स कर लो, जो भी आपको इफेक्टिव लगता है उसके साथ मिक्स करके आप इसको यूज करो। तीसरा इसके अंदर आता है विटामिन ई। ये हेल्थ हेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो एविजॉन के कैप्सूल होते हैं, ये 2 कैप्सूल आपने यूज करने हैं। 1 टेबल स्पून रोजमेरी ऑयल यूज करना है, और 1 कप ऑलिव ऑयल जो होता है, ये इतनी मिकदार है, इसके अंदर आपने मिक्स करके बॉटल में रख लेना है। इसके अंदर आप कैस्टर ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। तो आपने बालों के अंदर इसको हर वीक में 2 दफा जो है अप्लाई करना है, ताकि आपकी हेयर ग्रोथ हो सके और जो आपको हेयर ड्रॉप या हेयर लॉस हो रहा है उससे प्रिवेंशन मिल सके। जब आप कैल्शियम, कोलेजन और बायोटिन या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स यूज करते हैं तो इससे आपकी हेयर ग्रोथ कंट्रोल तो हो जाती है, लेकिन अगर आपकी हाइजीन ही प्रॉपर नहीं है तो जब आप सप्लीमेंट छोड़ते हैं तो दोबारा से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी भी किस्म का रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये रिजल्ट को बेहतर करने के लिए हम लोग ये पर्सनल हाइजीन जो है ये करवाते हैं। उसके बाद आपको कोई सप्लीमेंट वर्क करता है, ये भी सप्लीमेंट जो है आपने 3 महीने का यूज करने के बाद 3 महीने का गैप देना है। लेकिन जो ऑयलिंग होती है ये आप लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं, इसका आपको किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद मिनॉक्सिडिल, ये एक सीरम मिलता है, और ये स्पेसिफिकली हेयर ग्रोथ के लिए होता है। अगर किसी को पीसीएस है तो उसमें हम लोग इसको ये रिकमेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हेयर सूटिज्म करवाता है, हेयर ग्रोथ करवाता है, या आपकी स्कैल्प के ऊपर, फेस के ऊपर, चिन के ऊपर। तो अगर किसी को सिर्फ बालों के ऊपर बाल्डनेस है, पीसीएस नहीं है, तो ये मस्कारा ब्रश जो होता है ये सिर्फ उससे स्पेसिफिक रीजन के ऊपर आपने इसको रब करके लगाना है सीरम को, या फिर जो डर्मा रोलर होता है ये इससे आप लगा सकते हैं। इससे आपकी हेयर ग्रोथ होती है, अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स लगते हैं आपकी हेयर रीजनरेशन के लिए। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि स्किन और हेयर स्पेशलिस्ट होते हैं वो करवाते हैं इस सिचुएशन के अंदर। अगर आपको बहुत ज्यादा स्फेयर बाल्डनेस है या फिर आपकी जगह जगह से बाल उतर रहे हैं।
ठीक है, मेल्स के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि बीएड में बाल नहीं आते। ठीक है, आपकी स्पेसिफिक एरिया के अंदर बाल खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग इस तरह का जो है वो जो ट्रीटमेंट है वो करवाते हैं। और स्पेसिफिक आप कोई ऑयल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें एसेंशियल ऑयल मिक्स करें। जैसे सिंपल कैस्टर ऑयल है वो भी आप ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये 2 घंटे के लिए लगाना है, डीप ऑयलिंग करनी है और उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश हमेशा शैम्पू से करना चाहिए, सोप से कभी भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, इससे आपके बाल ज्यादा उतरते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी और भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी जी पूछें। मैम, एक तो आपने स्टार्ट में जो इस्पुकुल हस्क का बताया था कि वो बताया था कि मल्टीपर्पज कंपाउंड है, और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के अलग से 2 प्रोडक्ट्स बताए थे। काइंडली वो रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कॉन्स्टिपेशन का आपको मल्टीपर्पज इफेक्ट ये बताया था कि अगर आप इसबगोल यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसबगोल यूज किया वाटर के साथ, ठीक है, और मिल्क के साथ, तो ये आपको एज अ कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प करता है। उसकी रीजन क्या है कि ये लैक्सेटिव्स के तौर पे काम करता है। लेकिन अगर आप इसको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट के साथ यूज करो, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट में योगर्ट आ जाता है, उसके स्पेसिफिक सैचेट्स भी आते हैं प्रोबायोटिक सप्लीमेंट के, तो अगर आप उसके साथ इसको मिक्स करके यूज करते हो तो ये डायरियल स्टेट के अंदर हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। अगर डायरियल स्टेट में देखें तो ये एज अ लैक्सेटिव वर्क नहीं करता। जो प्रोबायोटिक कंपाउंड होते हैं ये बैक्टीरियल कंपाउंड होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज जो आपकी बॉडी के अंदर हेल्पफुल बैक्टीरिया को जाकर हेल्प करते हैं और उसका फूड बनते हैं। ठीक है, तो ये उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया का फूड बनते हैं, जिसकी वजह से ये अपने अंदर वाटर को इनगल्फ कर लेते हैं। और डायरिया जिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा होता है, ये उसमें से आपके स्टूल में से वाटर को बाइंड करते हैं अपने साथ बैक्टीरियाज, और स्टूल को थिक करते हैं, जिसकी वजह से आपका डायरिया रिकवर हो जाता है। तो अगर आप डायरियल स्टेट में यूज करेंगे तो प्रोबायोटिक के साथ फाइबर को इस्तेमाल कर। डायबिटीज के पेशेंट में भी हेयर लॉस होता है? मैं ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि इस पे 2 अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि फिब्राट का मैंने बताया, ये एबट कंपनी का, ये आप ले सकते हैं। फाइबो कंपनी, ये टोटल सॉल्युबल होता है, ये डायरियल स्टेट के अंदर हम लोग यूज करते हैं। मेटाम्यूसिल भी एक आता है, ये भी हम लोग टोटल कॉन्स्टिपेटेड स्टेट के अंदर यूज करते हैं। मेटाम्यूसिल और फिब्राट ये हम लोग कॉन्स्टिपेशन स्टेट के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100% इनसॉल्युबल फाइबर होता है। ये अपने साथ वाटर को बाइंड, आप जब किसी भी फूड के साथ इसको बाइंड करवाओ तो ये अपने साथ वाटर को बाइंड करेगा, शुगर को बाइंड करेगा, ऑयल के साथ बाइंड करके इमल्जेंस क्रिएट करेगा और स्टूल को नरम करके आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव देगा। और अगर आप अगर आप 100% सॉल्युबल फाइबर लेना चाहते हैं तो फिर हम लोग फाइबर सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। ये फाइबर सप्लीमेंट है और ये आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा, फाइबर सप्लीमेंट। ठीक है, ये डायरियल स्टेट के अंदर हम लोग यूज करते हैं, 100% सॉल्युबल होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ओके मैम। हेयर लॉस, डायबिटीज के अंदर भी नो डाउट हेयर लॉस होता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक रीजन है। जो डायबिटिक मेडिसिन होती है, सल्फोजाइनामाइड या फिर सल्फोनाइड्स होते हैं, इंसुलिन होती हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी की जो है डेफिशिएंसी करवाती हैं, जिंक और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी करवाती हैं। अगर आपकी बॉडी में जिंक और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो आपका हेयर लॉस ज्यादा होता है। तो उसको बेहतर करने के लिए हम लोग 3-3 महीने का कैल्शियम और विटामिन डी का कोर्स पूरा करवाते हैं। और मैग्नीशियम ऑयल आता है, ये टांगों के ऊपर, खास तौर पे जो आपके काफ मसल होते हैं, जो पिनिया जिसको कहते हैं, उस एरिया के ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि आपका हेयर लॉस ट्रीट हो सके। तो विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स देते हैं। शुगर फ्री मेथिकोबालमिन आपने यूज करवानी है। जो मेथिकोबालमिन के ऊपर कोटिंग होती है वो शुगरी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर इंक्रीज होती है डायबिटिक क्लाइंट की, इसलिए हम लोग शुगर फ्री मेथिकोबालमिन यूज करवाएंगे। आपका हेयर लॉस फिर इससे ठीक हो जाएगा। मैम, एक मेरा क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि कॉन्स्टिपेशन के लिए आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल को हमने मिल्क में मिक्स करके देना होता है।
तो इसका एक तो मेरा ये था कि हम उसको वार्म वाटर में भी मिक्स करके दे सकते हैं, बिकॉज मैंने देखा है हम रेमेडीज दे रहे होते हैं। और दूसरा मैंने पूछना था कि ये जो फार्मूला मिल्क होते हैं बच्चों के केस में, तो हम फार्मूला मिल्क में भी ये डाल के दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए? बच्चों को हम लोग फाइबर नहीं दे सकते। उसकी रीजन ये है कि फाइबर बेजोर्स बनते हैं, कॉन्स्टिपेशन स्वेयर हो जाती है। बच्चों को दूध से कॉन्स्टिपेशन होती है, तो फाइबर तो बिल्कुल भी नहीं हम लोग देंगे। आप अपनी डाइट ठीक करेंगे, बच्चे खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा स्वेयर कॉन्स्टिपेशन हो रही है बच्चों में, और बच्चों का जो एज है वो 1 साल से अबव है, या 6 महीने हो गए हैं उसकी प्रॉपर फीड को, तो फिर आप उसको डाइट के अंदर प्यूरी के फॉर्म में कैरेट प्यूरी, एप्पल प्यूरी, इस तरह की प्यूरी दे सकते हैं। लेकिन अगर उसको 6 महीने भी नहीं हुए, तो फिर आप अपनी डाइट को ठीक करेंगे, पेशेंट जो बेबी है वो खुद ही रिकवर कर जाएगा। आपने अपनी डाइट के अंदर ऑयल और मिल्क को मिक्स करके यूज करना है, मिल्क और ऑयल को और पानी को, ठीक है, तीनों चीजों को मिक्स करना है। सौंफ वाला पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है। और फिर भी अगर बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं टूट रही, तो फिर दूध और पानी को मिक्स करना है, उसको बॉयल करना है, उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ ऐड करनी है, 2 से 3 दाने, उसको एक बॉयल देकर स्टेन करके बच्चों को पिलाना है। उससे भी कॉन्स्टिपेशन टूट जाती है। फॉर्मूला मिल्क में लैक्टोग्रो, नैनग्रो, इससे कॉन्स्टिपेशन बच्चों में ज्यादा होती है, इसलिए उसकी रिप्लेसमेंट में हम लोग सिमिलैक मिल्क यूज करवाते हैं, जो कि स्टेज 1 का होता है। इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। ठीक है, ये फॉर्मूला मिल्क आप यूज कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। और मैम एक क्वेश्चन था ये सप्लीमेंटेशन का, जो आपने हेयर लॉस में बताया कि 3 मंथ्स हमने कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देनी होती है, उसके बाद 3 मंथ्स का गैप, और फिर 3 मंथ्स उसने लेनी होती है। तो ये अप टू कितना, मतलब कितनी ड्यूरेशन के लिए हमने पेशेंट को देना होता है? लाइक लाइफ टाइम तो नहीं चल सकती ना चीज़ें। पेशेंट को अगर लाइफ टाइम का कहो तो वो डर जाता है, वहीं पे कहता है कि नहीं, वो डॉक्टर ही चेंज कर लेता है। तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो गैप आएगा, तो अप टू ड्यूरेशन पूछना चाह रही थी कि टोटल ड्यूरेशन हमने कितनी देर के लिए सप्लीमेंटेशन देनी होती है उनको? क्लाइंट के बायोकेमिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट के बायोकेमिकल्स में विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज्यादा कम है, तो फिर आप उसको 3 या 4 जो साइकिल होते हैं वो कंप्लीट करवाते हो। और अगर उनका एक ही साइकिल के बाद विटामिन डी का लेवल रिकवर हो जाता है, या कैल्शियम लेवल रिकवर हो जाता है, तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हो। फिर 6 महीने के बाद अपना ये साइकिल आप एक दफा स्टार्ट करो, साल में एक दफा कर लिया करो, ताकि जो आपकी बोन डेंसिटी 1% तक कम होती है वो रिकवर हो जाए। ये वाला क्राइटेरिया होता है। ये आपके बायोकेमिकल्स पे डिपेंड करता है, ये कोई भी डॉक्टर खुद से नहीं बता सकता। आपके बायोकेमिकल्स ही बताएंगे। हर क्लाइंट का अलग अलग बायोकेमिकल इफेक्ट होगा, तो उसी पे पता चलेगा कि टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम, मेरा ये सवाल है कि ये जो अक्सर कॉन्स्टिपेशन के जो मरीज होते हैं, क्या इन्हें जो ये जो डाल्टा घी वगैरह इस्तेमाल किया खानों में इस्तेमाल होता है, ये पिघला कर मतलब गर्म करके, क्या ये भी दिया जा सकता है? ये इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के मरीज के लिए? नहीं, ये नहीं दे सकते, इससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगी। जितनी भी ट्रांस फैट है, चाहे वो आप ट्रांस फैट कौन सी होती है, ऐसी फैट जो कुक करने के बाद अपना स्ट्रक्चर, अपनी शेप, अपने सेल का स्ट्रक्चर चेंज कर ले, उसको ट्रांस फैट कहते हैं। ये आपके बर्गर चिप्सों में, और ये जो आप कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, डालडा, कश्मीर, कनोला, और पता नहीं कौन कौन से, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। इससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगी। ये क्या करते हैं, जब आपके जिस्म में जाते हैं तो आपको प्यास बार बार लगती है, पानी की प्यास ज्यादा लगती है। आप कोई भी जंक फूड खा लें, पिज्जा खा लें, बर्गर खा लें, फ्राइज खा लें, आपको प्यास ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रांस फैट होता है, ये अपना एक मॉलिक्यूल खा जाता है खुद ही, जिसकी रिप्लेसमेंट में उसकी जगह पे पानी आके जुड़ता है। आपको बार बार प्यास लगती है, और आपके जिस्म के अंदर वो जो शुगर है, वो पानी की वजह से, उसको हजम होने के लिए पानी चाहिए होता है। आप पानी जितना ज्यादा पियोगे, आपको कॉन्स्टिपेशन उतनी ज्यादा होगी इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि आप सिर्फ पानी पी रहे हो और ट्रांस फैट है आपके जिस्म के अंदर, शुगर बहुत ज्यादा है। और कौन सी शुगर है? टेबल शुगर। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि जो टेबल शुगर होती है, उससे कॉन्स्टिपेशन भरेगी। लेकिन अगर आप कोई ग्रुप बना कर यूज करोगे, तो वो लेग्जेटिव के तौर पे काम करेगा। अगर आप इसकी जगह पे जैतून का तेल ले लो, ठीक है, उसको पिघलाकर, उसको मेल्ट करके, ठीक है, ऑब्वियसली वो मेल्टेड स्टेट के अंदर होता है वो, उसके साथ आप मिल्क के अंदर उसको मिक्स करके इमल्जन करके पियोगे, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा। डालडा, कनोला और इस तरह के कोई भी ऑयल आपको हेल्प नहीं कर सकते कॉन्स्टिपेशन स्टेट के अंदर।
मेथिकोबाल्मिन जो है ये पेशेंट की स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना देना आपने, ठीक है। अगर क्लाइंट की आयरन रिपोर्ट, एमसीवी रिपोर्ट, एमसीएचसी रिपोर्ट बहुत ज्यादा कम है तो ये डॉक्टर आपको ड्यूरेशन देते हैं 6 मंथ से 12 मंथ्स तक, और अगर नॉर्मल है या मॉडरेट है तो फिर 3 से 6 मंथ्स तक। तो ये रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने मेथिकोबाल्मिन कितने टाइम तक यूज करनी है। फाइबर, योगर्ट, मैम मिल्क, देसी घी भी यूज नहीं कर सकते? देसी घी यूज कर सकते हैं। देसी घी मैम सिंपल यूज, और जी देसी घी को पानी के साथ देंगे यखनी के अंदर, ठीक है। दूध के साथ दे सकते मैम हैं। अगर उसको टी जी जी पूछें आप। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, कुछ कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट में लाइक देसी घी जो है वो चाय में डाल के ले रहे होते हैं, तो ये इफेक्टिव है उनके लिए? ये इफेक्टिव नहीं है। हम लोग चाय के साथ नहीं दे सकते। कैफीन के साथ कोई भी कंपोनेंट आप दोगे ना ऑयल का तो वो कॉन्स्टिपेशन करवाता है। कैफीन हम लोग कॉन्स्टिपेटेड क्लाइंट को नहीं देते। चाय नहीं देंगे, कॉफी नहीं देंगे। कैफीन वाटर को अपने साथ बाइंड करती है, कार्ब सोर्स होता है ये 100%। इसमें किसी किस्म की प्रोटीन नहीं होती, तो जो सिंपल कार्ब सोर्स होता है कैफीन के साथ वो कॉन्स्टिपेशन करवाता है। इसलिए हम लोग इसको एलिमिनेट करते हैं आपकी कॉन्स्टिपेशन डाइट के अंदर। और मैम ये मिल्क के साथ अगर ले लें तो? मिल्क के साथ ले लेंगे तो देसी बेनिफिशियल घी। है। ब्राउन ब्रेड के साथ लें तो भी बेनिफिशियल है। जी। और जो गंदुम होती है, सादी गंदुम, उसको उबाल कर उसमें देसी घी डाले, गुड़ डाले, तो अगर आप इस तरह खा रहे हैं उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। और मैम इसके लेने का एक प्रॉपर टाइम कोई टाइम नहीं होता, फूड को आप क्या किसी हो भी सकता टाइम। है? मतलब मिल्क में अगर देसी घी आप कॉन्स्टिपेशन के हैं तो उसका टाइम फास्ट में कौन सा? मॉर्निंग में लेना, मॉर्निंग में ले लें। अगर आपने दूध वाला कंपोनेंट यूज करना है ना, जैसे मैंने बताया दूध में ऑयल, वो आप रात को लें। दूध हमेशा रात को लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को मॉर्निंग के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और नॉजिया स्टेट आती है, इसलिए हमेशा रात को दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फाइबर आप योगर्ट के साथ लेते हो ना, तो इस योगर्ट में क्या होता है, बेसिकली प्रोबायोटिक हेल्दी बैक्टीरिया होता है। बैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाके हेल्दी बैक्टीरिया के वर्क करते हैं। और अगर आप कोई ऐसा प्रोबायोटिक यूज करते हो या प्रीबायोटिक फूड यूज करते हो या सप्लीमेंट यूज करते हो, ये उन हेल्दी बैक्टीरिया का फूड बनते हैं अंदर जाके, और ये फूड अपने साथ वाटर को बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करवाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर वाटर सिक्रीशन ज्यादा होगी, वोलाटाइल फैटी एसिड्स बनेंगे, जिसकी वजह से आपका फाइबर जो है वो एज अ वर्क करता है लेक्सेटिव के तौर के ऊपर। इसलिए फाइबर योगर्ट के अंदर अलग वर्क करता है, डायरिया को क्योर करता है। और अगर आप मिल्क के अंदर लेते हो तो ये कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है। डायरियल स्टेट में भी डिपेंड करता है। अगर आप योगर्ट ऐसा यूज करो जिसमें ग्रीक योगर्ट है तो ये डायरियल स्टेट के लिए हेल्पफुल होता है। जो आप नॉर्मल घर का योगर्ट बनाते हो ये भी डायरियल स्टेट को कई हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फिर भी ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हम लोग नॉर्मल घर में दूध इस्तेमाल करते हैं उसमें फैट मटेरियल ज्यादा होता है। तो फैट, फाइबर और योगर्ट के अंदर ही चाहे, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन के वाला इफेक्ट ही आएगा, मतलब डायरिया इंक्रीज होगा। ठीक है, जो हम आम दही घर में खाते हैं इससे डायरिया बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसमें हम लोग फैट मैस ज्यादा ले रहे होते हैं। आम दही के अंदर आप ऊपर बलाई ज्यादा होती है, फैट ज्यादा होती है। अगर आप ग्रीक योगर्ट यूज कर रहे हो, हाई प्रोटीन योगर्ट यूज कर रहे हो प्रोबायोटिक फूड के साथ, फाइबर के साथ, तो फिर ये आपकी डायरियल स्टेट को कंट्रोल करेगा। आम दही के साथ अगर आपने डायरिया को कंट्रोल करना है तो फिर उसके अंदर आप वाइट राइस यूज करेंगे, चावल और दही का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो इंक्रीज होगी। जो डायरिया स्टेट आपको बहुत ज्यादा हो रहा होता है उसमें हम लोग फिर इस तरह की रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं। रोल इसमें ये है कि एक दो अलग डिजीजेज हैं, एक में कॉन्स्टिपेशन है, एक में डायरिया है। कॉन्स्टिपेशन में हमने फाइबर और ऑस्मोटिक इफेक्ट को बढ़ाना है, और डायरिया स्टेट में हमने फाइबर और ऑस्मोटिक इफेक्ट को डिक्रीज करना है। तो दोनों इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए एक में हम इनसॉल्युबल फाइबर दे रहे हैं और एक में हम लोग सॉल्युबल फाइबर। ये इसकी समरी है कि हम लोग क्या रोल करवा सकते हैं इसमें। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? जी मैम, मेरा ये सवाल है हेयर लॉस के बारे में, मतलब कि हेयर लॉस जो अक्सर हो रहा होता है, क्या ये जो गरी वाला तेल होता है अक्सर, ये मैंने देखा है कि ये कहते हैं कि ये लगा लो, क्या ये लगाने से कोई इफेक्टिव मतलब हेयर लॉस है या फिर वैसे ही है ये?
कोकोनट ऑयल आपके हेयर लॉस में हेल्प नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि कोकोनट ऑयल जो होता है ये सैचुरेटेड होता है। ऐसा सैचुरेटेड ऑयल जो आपकी स्किन के ऊपर या आपकी स्कैल्प के ऊपर जाके जज्ब नहीं होता, ये ऊपर ही रहता है। आपने देखा हो कि जो ऑलिव ऑयल है या जो जैतून का तेल होता है, ये स्किन के अंदर जाके एब्जॉर्प्शन हो जाती है इसकी। लेकिन जो कोकोनट ऑयल है इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ये थोड़ा सा स्लिपरीनेस कॉज करता है। जो स्कैल्प के ऊपर अगर आप कोकोनट ऑयल ज्यादा देर के लिए लगा के रखते हैं ना, तो स्लिपरीनेस ज्यादा होगी और अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। इसलिए हम लोग इस सिचुएशन के अंदर कोकोनट ऑयल रिकमेंड नहीं करते हेयर लॉस के लिए। आप जैतून का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, और डीप ऑयलिंग करनी है वही 2 घंटे के लिए। एसेंशियल ऑयल कोई डालने हैं अगर कोकोनट ऑयल के अंदर, तो फिर हो सकता है कि ये आपको इफेक्टिव रहे। और जो कोकोनट ऑयल है ये भी 2 से 3 तरह का होगा। आपने कोल्ड प्रेस लेना है। जो बॉटल्स में आपको बने बनाए मिलते हैं वो इस्तेमाल नहीं करने, कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करना है। जो ताज़ा ताज़ा निकलता है उसको कोल्ड प्रेस कहते हैं। उससे फिर आपको ये हेल्पफुल हो सकता है हेयर लॉस। अदरवाइज जो आपको पैराडाइज और इस तरह की कंपनी मिलती है ब्लू बॉटल, वो हेयर लॉस में आपको हेल्प नहीं करती। Thank you for all joining us today for this insightful webinar on post-pregnancy issues. We are incredibly grateful to our guest speaker, the dietitian Momna Ashraf, for sharing their expertise and providing us with valuable information and guidance. Your insights have truly enriched our understanding of the challenges and solutions related to post-pregnancy issues. We also like to express our gratitude to each and every one of you for your active participation and engagement throughout this session. Please stay connected with us for future webinars and resources on topics related to health and nutrition. We value your feedback, so please feel free to share your thoughts and suggestions with us. Once again, our heartfelt thank you to our guest and dietitian Momna Ashraf, and to all of you for your active participation. Wishing you all a healthy life and take care and stay well. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.